एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी फेब में आप लोगों का जो एनटीए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए होप कि आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। फिर भी अभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो कर लेना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एंड तो इसीलिए मैंने सोचा है कि अभी यूट्यूब चैनल में ही कुछ दिन तक आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एक बार आप लोगों को रिवाइज भी करवा दूँगी, एंड उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना हो सकता है हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, ये नाम सर्च करके आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, एंड हम लोग एनटीए यूजीसी नेट एंड सेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं। हम लोग का सब्जेक्ट है एडुकेशन। तो आज हम लोग 2021 के जो मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हैं वो उनमें से कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, एंड रिमेनिंग क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीडियो में होगा। इसी तरीके से हम इम्पॉर्टेंट वीडियो इन दिनों इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों में से जो लोग स्लेट एग्ज़ाम देने वाले हो, नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो स्लेट एग्ज़ाम देने वाले हो, तो आप लोगों के लिए भी ये है पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2017 से लेके 2022 तक क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। ये पेपर 1 का है, फर्स्ट पेपर, जो कि सबके लिए कॉमन पेपर है। एंड ये है सेकेंड पेपर, ये अभी तक अवेलेबल नहीं है, ये 15 जैन को अवेलेबल हो जाएगा, 15 या 16 में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हो अमेज़न से। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, मैंने किसी भी तरीके से कलेक्ट किया है और उनका ऑफिशियल आंसर की के साथ प्रोवाइड किया है। उसके साथ साथ आपको जो टाफ क्वेश्चन है उनका हिंट भी प्रोवाइड करके रखा है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो। एंड जो लोग अदर स्टेट के सेट एग्ज़ाम देने वाले हो या नेट एग्ज़ाम भी देने वाले हो, तो आप लोग भी ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, एमसीक्यू की तरह आप लोग प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है नेट एंड सेट का। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2021 के मॉर्निंग शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देखो। ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक मतलब ये क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट एंड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। ठीक है, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर, दोनों पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्म रेफरेंस का मीनिंग क्या है? तो नॉर्म रेफरेंस में दो स्टूडेंट में कंपेयर किया जाता है, मतलब किसी का रैंक 1 है, किसी का रैंक 2 है, किसी का रैंक 3 है। ठीक है, इस तरीके से कंपेयर किया जाता है। लेकिन क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है, यहाँ पे स्टूडेंट के बीच कंपैरिजन नहीं होगा, यहाँ पे एक क्राइटेरिया पहले से ही डिसाइडेड होता है। जैसे कि मानो मुझे अगर देखना है कि आप लोगों के अंदर राइटिंग स्किल डेवलप हुआ कि नहीं। ठीक है, ये मुझे देखना है कि आप लोगों के अंदर राइटिंग स्किल डेवलप हुआ कि नहीं। तो मुझे क्या देखना होगा, हर एक स्टूडेंट का जो हर एक स्टूडेंट का मैं राइटिंग स्किल पे फोकस करूँगी। ठीक है, तो मेरा क्राइटेरिया हो गया राइटिंग स्किल। तो मुझे देखना है कि राइटिंग स्किल सबका डेवलप हुआ कि नहीं। तो ये हो गया क्राइटेरियन रेफरेंस। यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट के बीच कंपैरिजन नहीं होता है, रैंक नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो वो है क्राइटेरियन रेफरेंस। लेकिन नॉर्म रेफरेंस में रैंक दिया जाता है। तो ये है दोनों में डिफरेंस। अभी आपको क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन कौन सा क्राइटेरियन रेफरेंस का कैरेक्टरिस्टिक है। तो आप देखो मैंने पहले भी बोला है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन करोगे ना, तो एलिमिनेशन मेथड से अगर कर सकते हो तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत इजी भी हो जाता है। ठीक है, टाइम भी सेव होता है, मतलब जो नहीं है वो अगर आप एलिमिनेट कर दोगे तो फिर बहुत इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। सॉरी, जैसे कि अभी देखो जहाँ पे दिया है परसेंटाइल रैंक। ठीक है, स्कोर्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटाइल रैंक। तो स्कोर्स परसेंटाइल रैंक में दिया गया। परसेंटाइल रैंक में हमें क्या पता चलता है कि हम लोगों का रैंक पता चलता है कि हम लोगों से कम कितने लोगों को मिला है। ठीक है, मतलब हम खुद को बाकी लोगों के साथ कंपेयर कर सकते हैं, तो इसीलिए ये नॉर्म रेफरेंस में आते हैं। ठीक है, तो डी वाला हो नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको क्राइटेरियन वाला पूछा है। तो आप डी को हटाओ, जो ऑप्शन है उनमें से आप डी को हटाओ। अच्छा, तो डी इसमें भी है, ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 दोनों से डी हटाया। फिर आप देखो बाकी जो दो ऑप्शन है दोनों में ए एंड ई दोनों में है।
देखा आपने, ए एंड ई दोनों में है, तो बी एंड सी में से देखना है कि कौन सा आंसर होगा। तो बी में क्या है, बी में है कि इंस्ट्रक्शन, अच्छा सी में देख लीजिए, सी में है कि हमें क्या पता चल रहा है, रिलेटिव पोजीशन, मतलब किसको फर्स्ट पोजीशन मिला, किसको सेकंड पोजीशन मिला, ठीक है। इस तरीके से पोजीशन अगर पता चलेगा वो नॉर्म रेफरेंस है, तो इसीलिए सी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो सी को भी एलिमिनेट कर दिया, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये टॉपिक है रिलायबिलिटी से, एंड रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस भी मैंने यूट्यूब में भी दिया है, अनअकैडमी पे भी दिया है, ठीक है। अनअकैडमी पे आप लोग मुझे फॉलो कर लेना, एंड अगर आपको फिर भी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं वीडियो लेके आऊँगी। अच्छा, यहाँ पे बोला है कि रिलायबिलिटी कोफिशिएंट का जो वैल्यू है वो 0 से 1 तक वेरी करते हैं, लेकिन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि हमें पता है क्या, हमें पता है रिलायबिलिटी में क्या होता है। रिलायबिलिटी में जैसे कि टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, तो एक बार एक टेस्ट लिया जाता है, फिर वो सेम टेस्ट दोबारा रिपीट किया जाता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि फर्स्ट टेस्ट में किसी स्टूडेंट को जितना मिला सेकंड टेस्ट में भी उतना मिल रहा है कि नहीं, मतलब कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब एक जैसा मार्क्स मिलना चाहिए, ठीक है। तो मतलब रिलायबिलिटी में क्या होता है, स्कोर, एक टेस्ट का स्कोर खुद के साथ ही देखा जाता है, ठीक है। क्योंकि हम, या फिर एक टेस्ट का जो स्कोर है उनको सेकेंड टाइम हम लोग फिर से एक टेस्ट लेंगे, लेकिन सेम टेस्ट नहीं होने पर भी पैरेलल टेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि रिलायबिलिटी में क्या करते हैं हम, किसी टेस्ट स्कोर को उसके साथ ही कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही था कि रिलायबिलिटी कोफिशिएंट का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसका वैल्यू 0 से 1 तक वेरी करते हैं, ठीक है। 0 से लेके +1 तक वेरी करते हैं, एंड इसका रीज़न भी यहाँ पे दिया हुआ है, अभी जो मैंने बोला वही इनका रीज़न है। तो इसीलिए क्या होगा कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देखो आजकल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल में से भी बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का और एक नाम है ट्रीटमेंट वेरिएबल, ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल का और एक नाम है आउटकम वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट, यहाँ पे पूछा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का और एक नाम क्या है, और हमें ये भी पता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, एंड उनका जो इफेक्ट है वो हम डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर देखते हैं। तो इसीलिए ये जस्ट थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनको टेक्निकली क्या कहा जाता है, तो उनको टेक्निकली कहा जाता है ट्रीटमेंट वेरिएबल, ठीक है। और बाकी ये सब वेरिएबल से रिलेटेड क्लास भी मैंने लिया है, फिर भी एक वेरिएबल से रिलेटेड क्लास लेके आऊँगी बहुत जल्द, उसमें हम इन सब का डिफरेंस भी देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा है कि अ रिसर्चर कंडक्टेड अ स्टडी टू हैव इनिशियल आइडिया ऑफ स्कोप, ठीक है। मतलब एक रिसर्चर ने एक स्टडी कंडक्ट किया है, उनका मेन मोटिव क्या है कि इनिशियल आइडिया लेना है। तो इनिशियल आइडिया कहाँ पे लिया जाता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में लिया जाता है। हमें पता है कि जब हम जो रिसर्च करने वाले हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई प्री कंसीव आइडिया हम लोग के पास नहीं है, मतलब कोई कुछ भी आइडिया नहीं है, तो इनिशियल आइडिया लेने के लिए जो भी रिसर्च किया जाता है उसको बोला जाता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। कुछ एक्सप्लोर करके देख लेते हैं, कुछ आइडिया लेने के लिए हम कर लेते हैं, ठीक है। बाकी रिसर्च भी हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे किसी वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द केस स्टडी मेथड इज मोस्टली इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। यहाँ पे जितने भी रिसर्च दिया है सब कुछ क्वालिटेटिव रिसर्च में ही रिसर्च ही है। तो केस स्टडी ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है, ठीक है, सब में थोड़ा बहुत यूज़ होता है, लेकिन जो एथनोग्राफिक रिसर्च होता है जहाँ पे हम कल्चर स्टडी करते हैं वहाँ पे केस स्टडी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो क्या चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर काम के लिए उन लोगों को फ्रेश ग्रेजुएट चाहिए, ठीक है। मतलब कोई वैकेंसी है, वैकेंसी फिलअप करने के लिए कोई पर्सन उनको चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, देखो आपका कोई कंपनी है,
वहाँ पे कोई वैकेंसी है, ठीक है, तो जो भी पर्सन वहाँ पे रिक्रूट करोगे, ठीक है, तो वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही करोगे ना। अगर आपको फिजिक्स टीचर चाहिए, मानो कि कोई इंस्टीट्यूशन है, फिजिक्स टीचर आपको चाहिए, तो आप डेफिनेटली जिनका फिजिक्स में मास्टर डिग्री है, फिजिक्स में जिनका मैथ या सेट है ना, ऐसा कैंडिडेट हम लोग ढूंढेंगे। तो इसी तरीके से मतलब हम क्या करेंगे, उनका एबिलिटी टेस्ट करेंगे कि जो भी वैकेंसी है उस वैकेंसी के अकॉर्डिंग कोई पर्सन के अंदर वो एबिलिटी है कि नहीं, वो उस काम को कर सकता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे होता है, उसको बोला जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें एक पर्सन के एबिलिटी देखा जाता है। नेक्स्ट देखो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन स्क्यूनेस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। अब 2-3 बार लगातार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, पूछा जा रहा है, लेकिन इस बार क्वेश्चन जो 21 में पूछा गया वो क्या दिया, देखो नेगेटिवली स्क्यूड कर्व है, मतलब स्टूडेंट का टेस्ट लिया गया, उनको जो स्कोर मिला, उनका स्कोर का जो ग्राफ है वो नेगेटिवली स्क्यूड कर्व मिला, ऐसा करके, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्यूनेस है, ठीक है। तो हम लोगों ने पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व, नेगेटिवली स्क्यूड कर्व, दोनों कर्व बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। एंड मीन मीडियन मोड का जो पोजीशन है वो भी डिस्कस किया था, आप लोगों को याद होगा। तो ये है नेगेटिवली स्क्यूड कर्व, तो इसमें जो स्क्यूनेस होता है ना, उसी जगह पे मीन होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मीन, ठीक है। और जो जिसका हाइट सबसे बड़ा है वो है मोड, तो यहाँ पे आ जाएगा मोड, ठीक है। और बीच में होता है मीडियन, ठीक है, बीच वाला मीडियन है। तो अभी तो हमें ये भी पता है कि जो सबसे राइट हैंड साइड में होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे मोड सबसे राइट हैंड साइड पे है तो मोड सबसे बड़ा है, ठीक है। मीन सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे है तो मीन सबसे छोटा है। तो अगर हम इनका रिलेशन निकालेंगे तो ऐसा होगा कि मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड, मतलब मोड सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे आपको कौन सा फॉल्स है ये पूछा है, तो आप देखो जो फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन है ना, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों? क्योंकि नेगेटिवली स्क्यूड कर्व का मीनिंग है ज़्यादातर स्टूडेंट का जो स्कोर है वो राइट हैंड साइड पे है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा है ना, राइट हैंड साइड पे स्टूडेंट का स्कोर ज़्यादा है, राइट हैंड साइड पे ज़्यादा है मतलब टेस्ट इजी होगा, इसीलिए तो ज़्यादातर स्टूडेंट का स्कोर अच्छा है, ठीक है। तो टेस्ट इजी होगा, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन आपको फॉल्स वाला पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 3 देखो, यहाँ पे बोला कि मीन का जो वैल्यू है दैट इज मोर देन मीडियन, मीन मोर देन मीडियन, लेकिन अभी हम लोगों ने देखा था मीन लेस देन मीडियन होता है, ठीक है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। और ये लास्ट वाला मॉडल वैल्यू मतलब मोड इज़ लेस देन मीन, लेकिन हम लोगों ने अभी देखा था कि मोड सबसे बड़ा है नेगेटिवली स्क्यूड कर्व में, ठीक है। तो फिर ये भी गलत है। तो 3 और 4 दोनों ऑप्शन इस क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिटिकल पेडागोजी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो हम लोगों को ये पता है क्रिटिकल पेडागोजी के फादर कौन है, पोलो फ्रेरी। तो पोलो फ्रेरी ने क्या बोला है कि बच्चों को, पेडागोजी तो बच्चों से रिलेटेड है ना, तो पोलो फ्रेरी ने बोला था कि बच्चों को इस तरीके से एडुकेशन दो ताकि वो क्रिटिकली सोच पाए, ठीक है। क्रिटिकली क्या सोच पाए कि कहीं पे भी कुछ डोमिनेंस अगर वो लोग देखेंगे, चाहे वो अपने फैमिली में हो, चाहे वो क्लासरूम में हो, चाहे वो सोसाइटी में हो, अगर किसी भी तरीके का डोमिनेंस वो देखेंगे तो फिर वो क्वेश्चन कर पाए कि ये डोमिनेंस क्यों हो रहा है, क्यों किसी पर्सन को, कोई पर्सन किसी पर्सन को क्यों डोमिनेट कर रहे हैं, क्यों किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है। ये सब कुछ क्वेश्चन वो लोग खुद से सोच पाए, खुद को कर पाए। तो ऐसा एडुकेशन बच्चों को देना चाहिए। तो आपको इस क्वेश्चन में पूछा है कि क्रिटिकल पेडागोजी के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो फिर ये लास्ट वाला स्टेटमेंट करेक्ट होगा कि क्वेश्चनिंग द डोमिनेंट बिलीव्स और वर्ल्ड व्यू अबाउट नॉलेज एंड लर्निंग, ये वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पोर्टफोलियो से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार भी बहुत सारे पूछा गया 2022 में। तो यहाँ पे पूछा है कि पोर्टफोलियो असेसमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पोर्टफोलियो क्या होता है, बच्चों के जो अचीवमेंट होता है, ठीक है। पोर्टफोलियो में हमेशा पॉजिटिव पॉइंट्स लिखा जाता है किसी बच्चे का, स्टूडेंट का जो
अचीवमेंट होता है, ठीक है, अचीवमेंट होता है, वो हम लोग के रिज्यूमे की तरह होता है, सीवी होता है ना हम लोगों का। जैसे हम लोग लिखते हैं कि हम लोगों ने मास्टर्स किया, हम लोग का नेट है, सेट है, जो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट होता है वो लिखते हैं ना। बच्चों का पोर्टफोलियो भी वैसा ही होता है, ठीक है। वो उन लोगों का पॉजिटिव पॉइंट, उन लोगों का प्रोग्रेस, ये सब कुछ वहाँ पे लिखा होता है। तो फिर आपको पूछा है कि पोर्टफोलियो असेसमेंट के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पोर्टफोलियो असेसमेंट स्टूडेंट के ग्रोथ एंड अचीवमेंट को एसेस करते हैं, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। किसी टाइम पीरियड में बच्चों का ग्रोथ कितना हुआ है, अचीवमेंट क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। और इसका जो स्कोरिंग प्रोसेस है वो सिंपल नहीं होता है, सिंपल बोला है तो बी वाला नहीं होगा। और जो पोर्टफोलियो असेसमेंट से क्या होता है, बच्चों को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो फिर क्योंकि उसमें उनका जो ग्रोथ है, जो अचीवमेंट है वो डायरेक्टली दिखाई देता है ना, तो उसी से वो लोग मोटिवेट भी होते हैं, उन लोगों को मोटिवेशन भी दिया जाता है कि आप लोग इसी फील्ड में आप लोगों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो इस फील्ड में आप लोग आगे जाके बहुत अच्छा कर सकते हो। इस तरीके से आप उनको मोटिवेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो सी वाला भी होगा, ए होगा, सी होगा एंड डी होगा, इनेबल स्टूडेंट्स टू इवेलुएट देयर ओन परफॉर्मेंस। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आपके रिज्यूमे आपके हाथ में है, तो आप खुद के परफॉर्मेंस को देख रहे हो ना कि आप कौन कौन से फील्ड में अच्छे हो, कौन कौन से फील्ड में आपका अचीवमेंट है, ठीक है। तो फिर इसमें ए, सी एंड डी करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस टेक्निक। तो फ्लैंडर का जो वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया है, देख लेना आप लोग एक बार। तो आपको पूछा है कि फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस जो टेक्निक है वो मेनली किसके साथ इन्वॉल्व है, क्या देखा जाता है इसमें। तो हमें पता है कि ये टीचर को फीडबैक देने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, वर्बल बिहेवियर को कंसिडर किया जाता है, नॉन वर्बल जो एक्सप्रेशन है, नॉन वर्बल जो बिहेवियर है उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। तो फिर इसके हिसाब से कौन सा होगा, नॉन वर्बल वाला तो नहीं होगा। तो इसमें दिया है कि वर्बल बिहेवियर ऑफ ओनली वर्बल बिहेवियर ऑफ टीचर, यहाँ पे दिया वर्बल बिहेवियर ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट। तो अगर वर्बल बिहेवियर ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट वाला ऑप्शन आपके ऑप्शन में है तो फिर उसी को लेना है, ठीक है। तो वर्बल बिहेवियर ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स। तो फिर आज यहीं पे रख देते हैं, आप लोग बाकी देख लेना। ये फर्स्ट पेपर से रिलेटेड बुक है, यहाँ पे आपको 2017 से लेकर 2022 तक क्वेश्चन पेपर विथ ऑफिशियल आंसर की एंड जो टफ क्वेश्चन है उनका हिंट मिल जाएगा। अमेजोन पे अवेलेबल है, आप मेरे नाम सर्च करके देख लेना ये, ठीक है। और बाकी लोग भी अपने प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग अलग अलग MCQs करते हैं उतना ज़्यादा हम लोग का कंसेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए आप लोग ले सकते हो डेफिनेटली। चलो फिर वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड लोगों के साथ। बहुत दिनों के बाद हम लोगों ने आज कुछ टॉपिक डिस्कस किया, तो बाकी रिमेनिंग पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। और बाकी क्या क्या जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है उसका भी वीडियो में 1 बाय 1 लेके आऊँगी, ताकि एग्ज़ाम के पहले आप लोगों का इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक एक बार कवर हो जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।